नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भेड़ पालन है लाभकारी व्यवसाय। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में सब्जियां रहेगी लंबे समय तक सुरक्षित। भेड़ पालन व्यवसाय को कम लागत में शुरू कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन इस व्यवसाय से लाभ को बरकरार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इनका पालन वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आप भेड़ पालन व्यवसाय में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा। जिस तरह से अन्य पशुओं को किसान भाई पालते हैं, उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भेड़ पालन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसान की आय को बढ़ाने में। भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छी आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है, जिन क्षेत्रों में भेड़ पालन किया जाता है उनमें सबसे सर्वप्रथम चीज़ ये होती है कि हमें की नस्ल के बारे में विशेष तौर से चयन करना चाहिए कि उस क्षेत्र में कौन सी नस्ल उपयुक्त रहेगी, क्योंकि भेड़ के केस में अलग अलग उद्देश्य से उनकी नस्लों का चुनाव किया जाता है। बहुत सारी नस्लें हैं जिनको ऊन के उत्पादन की दृष्टिकोण से किसान भाई पालते हैं, और बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनको उनके मांस के दृष्टिकोण से पाला जाता है। तो इसलिए अपने क्षेत्र के अनुसार जो नस्लें हैं भेड़ की, उनका चयन करना चाहिए। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी नस्लें हैं भेड़ की, जैसे चोकला है, मागरा है, अविकलिन है, अविवास्त्रा है, मालपुरा है, गड्डी है और जैसलमेरी है, बीकानेरी है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग भेड़ की नस्लें पाली जाती हैं। तो अपने जलवायु क्षेत्र के अनुसार किसान भाई इन भेड़ की नस्लों को चुनाव कर सकते हैं। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें। एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ें नहीं रखें। हम पशुओं से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें, उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ नस्ल के बाद में आती है कि उनके आहार प्रबंधन को हम किस तरह से प्रबंधित करते हैं। उसमें भेड़ पालन में विशेष तौर से उनको बाहर ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए ले जाते हैं, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे हम पशुओं को जंगल में चराते हैं, और उसके अलावा हरे चारे की भी आवश्यकता होती है। और 500 ग्राम तक अगर हम उन्हें दाना खिलाते हैं तो उनके अंदर जो वेट गेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और उनके अंदर दूध उत्पादन भी अच्छा होता है, ताकि बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है, उनका वेट गेन जल्दी से बढ़ता है। तो इस तरह से अगर आहार प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तो जल्दी से वजन ग्रहण होगा और ज़्यादा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि, विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं।
भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ों को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आता है। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि इस प्रकार से है। मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ ग्वार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। भेड़ों को सुबह या शाम के समय चराएं, तेज धूप से बचाएं, स्वच्छ एवं ताजा पानी दिन में 3 से 4 बार पिलाएं। इसमें कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे देखभाल करें, जो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए भेड़ के केस में एक सीप पॉक्स नाम की बीमारी आती है और एंटेरोटॉक्सीमिया है, ब्रुसेलोसिस है, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस है। ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं। इनका अगर टीकाकरण किसान भाई हर सीजन में करवा लें तो इन बीमारियों से उनके पशु सुरक्षित रहेंगे। भेड़ के केस में सीप पॉक्स जो बीमारी है ये एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि यदि कोई भी पशु ग्रसित है इस बीमारी से तो जिन क्षेत्रों उसके शरीर में जिन भागों में ऊन नहीं पाई जाती है, जैसे आँखों के नीचे या उसके जांघों के अंदर वाले हिस्से में या पूंछ के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्लिस्टर्स दिखाई पड़ेंगे, फफोले दिखाई पड़ेंगे। ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। और कभी अगर किसी भी झुंड में इस तरह की बीमारी आती है तो सर्वप्रथम जो बीमार पशु हैं उनको अलग रखना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। दूसरे पशुओं में भी बचाव के रूप में दवाइयाँ देनी चाहिए ताकि उनमें ये बीमारी नहीं फैले। और समय समय पर सभी पशुओं में डिवर्मिंग जो कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है वो अवश्य खिलाते रहें ताकि उनके अंदर वर्म लोड कम रहे और अन्य बीमारियों के प्रति हमारे पशु ग्रसित ना हो। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी किसान इस सब्जियों की तुड़ाई तो कर लेते हैं पर किसी कारणवश उन्हें बाजार में नहीं बेच पाते हैं, जिससे तोड़ी गई सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। साथ ही कई सब्जियां तो पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की खोज की है। तो ये किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे बनाए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर यानी शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ बनाने के लिए साधारण वस्तुएं जैसे ईंट, बालू, बांस, खसखस या पुआल, जूट के बोरों की सहायता से इसे बनाया जा सकता है। इस प्रशीतन प्रकोष्ठ में पत्तेदार सब्जियों को 3 से 12 दिन तक, आलू को 17 दिन तक, आम को 8 दिन तक, संतरे का 50 से 60 दिन तक तथा नींबुओं को लंबे समय तक ताज़ा तथा ठीक दशा में रखा जा सकता है। इस विधि से सब्जियों और फलों को बाजार में ज्यादा समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है। शून्य ऊर्जा शीत कक्ष है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। तो इसमें एक्चुअली गांव घर का हम फ्रिज भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है, ये छोटे साइज़ में बनाया है, जो कि खुली जगह में होना चाहिए। और जैसे कि गृहिणियाँ जो है गांव घर में इसको आंगन में या जहाँ पर खुला हुआ है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो इसको बनाने की बहुत मतलब विधि जो है बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, ईंटों की दीवार है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ईंटों की दीवार के बीच में इसका गैप इतना रखा जाता है और इसके बीच में जो है आपका रेत भर दी जाती है और इस रेत को लगातार गीला रखा जाता है। निर्माण की विधि: भंडारण कक्ष को पानी के स्रोत के पास
किसी ऊंचे स्थान का चयन करें। इसके लिए 165 सेंटीमीटर गुना 115 सेंटीमीटर आकार का ईंटों का फर्श बनाएं। फिर 67.5 सेंटीमीटर ऊंची दोहरी दीवार बनाएं, जिसकी दो परतों के बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली स्थान हो। इन खाली स्थान में बालू भरें और बालू को पानी से तर करें। ऊपर के ढक्कन लिए 165 गुना 155 सेंटीमीटर बांस का फ्रेम बनाएं और सिरकी, पुआल या सूखी घास आदि से कवर कर लें। प्रकोष्ठ को सीधी धूप या बरसात से बचाने के लिए उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ एक छोटा सा बनाया हुआ है, जैसे आप देखें ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर दिया गया है और पाइप से इसको हम लोग जो है गीला इसको करते हैं। तो पाइप को अगर हम लगातार इसमें छोड़ दें तो पानी धीरे 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 उसमें आता रहेगा और गीला होता रहेगा। और जहाँ अगर पाइप और बाल्टी की सुविधा नहीं है तो उसको आपको बाल्टी से भी लेके और अपने आप हाथ से भी इसको कोई मग वगैरह से लेके डाला जा सकता है। मतलब रेत को गीला रखना ज़रूरी है। तो इसका सिद्धांत ये है कि जो रेत गीली रहेगी तो ईंटें भी गीली होंगी और नमी है और पानी जो है इसका वो एवोपरेट होगा, एवोपरेशन होगा इसका। और एवोपरेशन होता है तो एवोपरेशन कूलिंग के कारण ये ठंडा हो जाता है। तो अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर आपका जो है आपका 30 रहेगा या 30 से भी और कम रहेगा। अधिकतर हम लोगों ने जो पाया है कि वो 15 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान कम रहता है। तो इसमें जो है सब्जियाँ जो छोटा हम लोगों ने बनाया है इसमें हम कोई सब्जियां रख सकते हैं। लोगों ने दूध भी रखा है, दूध भी इसको रख सकते हैं और घर के अंदर में है और सब लोग देखभाल कर रहे हैं। तो और ऊपर से इसको ढांकने के लिए हम लोगों ने ये बनाया हुआ है आपका जो बांस है, बांस की टट्टी है और उसमें जो है ये आपका ये लगाया हुआ है फल। तो ये से लोकल टाइप बना सकते हैं। इसको अगर बड़ा साइज़ है, बड़ा साइज़ करना है जिसमें कि हम और भी सब्जियां और फल रख सकते हैं तो उसमें बड़ा साइज़ करने के लिए इसका बहुत बड़ा साइज़ भी बनाया जा सकता है। शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ के लाभ। गैर प्रशिक्षित व्यक्ति भी यह प्रकोष्ठ बना सकता है। इसे चलाने में कोई यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा नहीं लगती। छोटे किसान इसमें कुछ समय तक अपने उत्पाद रख सकते हैं। अन्य घरेलू सामान को भी इसमें रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। सावधानियां। प्रकोष्ठ बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा खूब आती हो, पानी ना रुके। इसके लिए ऊंची जगह का चुनाव करें। ऐसी साफ व साबुत ईंटों का चुनाव करें जिनसे होकर हवा गुजरती रहे। बालू, कार्बनिक पदार्थों, मिट्टी आदि से रहित तथा साफ होनी चाहिए। ईंटों और बालू को हमेशा पानी से तर रखें। सीधी धूप से बचने के लिए प्रकोष्ठ के ऊपर छत अवश्य होनी चाहिए। प्रकोष्ठ में रखे पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में न आए। इसके लिए बांस या लकड़ी फाइबर बोर्ड के बक्सों के स्थान पर फलों व सब्जियों को जालीदार प्लास्टिक के क्रेटों में रखें। भंडारित पदार्थों पर पानी की बूंदें न पड़ने दें। प्रकोष्ठ को साफ रखें। इसके लिए कक्ष में समय समय पर सुरक्षित कीटनाशक फफूंदीनाशी छिड़कें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला अजमेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से छिपे हुए कीड़े एवं उनके अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। खेत से परिपक्व फसल की कटाई के बाद शेष फसल के अवशेषों को जलाएं नहीं। प्लाऊ, केंद्रीय हल, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा चॉपर, रोटावेटर एवं कल्टीवेटर की सहायता से
फसल अवशेषों को मिट्टी में ठीक से मिला दें। आम के बाग में फलों को गिरने से रोकने के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 15 दिन के अंतराल पर NAA 20 से 25 मिलीग्राम और प्लानोफिक्स 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बैंगन, टमाटर, मिर्च, कुसमांड कुल आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। भिंडी की फसल में सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिए ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए कीटनाशी डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पीने का पानी दें और छाया या पेड़ों के नीचे बांध दें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन फीड और हरे चारे के साथ दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रालावास, जिला जोधपुर के कृषक अरविंद कुमार ने। आप मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अरविंद कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी का जो समय है वो जायद फसल लेने का समय है। तो किसान भाइयों ने मूंग की फसल के लिए खेती कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पर जो फसल है वो 15 से 20 दिन की, कहीं पर 25 से 30 दिन की भी हो चुकी है। तो ये जो समय है किसान भाइयों, ये बहुत ही क्रांतिक अवस्था होता है बढ़वार के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए। किसी भी फसल का अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो फसल को खरपतवार से मुक्त रखना जो है अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो खरपतवार है वो पोषण के लिए, जल के लिए और पानी के लिए, जल के लिए और पोषण के लिए, वायु के लिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट व्याधियों के आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक जो है प्रथम आपकी निंदाई गुड़ाई 15 से 20 दिन के अंतराल में, और दूसरी बार जो है आप 25 से 35 दिन के अंतराल में आप अच्छे से निंदाई गुड़ाई कर लें। चूँकि इसके लिए कोई रिकमेंडेड शाकनाशी नहीं है, तो आप हाथ से ही हाथ से ही चलने वाले यंत्रों से अगर आप इसका उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। बात कर लेते हैं हम ग्रीष्मकालीन मूंग में जल प्रबंधन की। तो
किसान भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी का जो वर्तमान समय है, इससे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आप लोग को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जहाँ पर खेत की मिट्टी हल्की है वहाँ पर आप 7 से 8 दिनों के अंतराल में, और जहाँ थोड़ी भारी मिट्टी है वहाँ पर 8 से 10 दिन के अंतराल में, 10 से 12 दिन के अंतराल में आप लगातार हल्की सिंचाई करते रहें। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों, टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करके दानों को खराब कर देती हैं, जिससे मूंग के पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों की। तो इसमें सबसे प्रमुख रोग जो है पीला मोजेक वायरस, जो सफ़ेद मक्खी के से फैलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो पीला मोजेक अवरोधी किस्में हैं उसका चयन आप इस फसल के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बीज उपचार करते हैं तो थायोमेथाक्साम जो है 0.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इससे भी उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, या थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप मूंग का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। में डाली जान, नौकरी